हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वीएससीपीआर थ्योरी पे। ओके, तो देखो, हमने इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन पे वीएससीपीआर थ्योरी के। अगर आप सीधे वीएससीपीआर थ्योरी देख रहे हैं तो आई थिंक आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि देखो ना, हमने एमएससी पे जो है आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे तो स्ट्रक्चर आप सारे स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको बनाने के लिए आपको क्या चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, वो आपकी क्लियर होंगी जब आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि वहां मैंने छोटी छोटी चीजें समझाई हुई है। ठीक है, तो वो आई थिंक आपको देखना चाहिए। पर आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वीएससी पीआर थ्योरी पे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, वीएससी पीआर थ्योरी क्या होती है। वीएससी पीआर थ्योरी जो है ना, वो स्टैंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी किसके बारे में बात करती है। जो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ऐसा किसने बताया था, वैलेंस वीएससीपीआर थ्योरी ने। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिपल्शन होते रहता है। और उन रिपल्शन के कारण क्या होता है, बहुत जगह हमको चेंजेस मिलता है। जैसे हमारी ज्योमेट्री तो सेम रहती है, बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाता है, शेप में चेंज आ जाता है। तो इन सब के बारे में किसने बात की थी, वीएससीपीआर थ्योरी ने बात की थी। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अगली चीज है, किसने दिया था, ये गिवन बाय था सेडविक एंड पॉवेल ने इन 1940। बट बाद में क्या हुआ था, इसको फर्दर डेवलप किया गया था। किसने किया था, गिलमिन्स और नायोन ने इन 1957 में। ओके, अब अगली चीज है कि वीएससी की, जनरल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ओके, अगली चीज है कि वीएससीपीआर थ्योरी ने क्या बात की थी। देखो, वीएससीपीआर और वीबीटी के ये दोनों पॉइंट अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, जैसे वीएससीपीआर थ्योरी ने भी ये बताया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो सराउंडिंग एटम होते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम, इनके बीच की क्या बताया, बॉन्डिंग के बारे में बताया। दूसरी चीज, वीएससीपीआर थ्योरी और वीबीटी ने क्या बताया, ज्योमेट्री के बारे में बताया, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बट ये था कि वीबीटी ने जो ज्योमेट्री बताई थी वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बताई थी। ओके, किसके अकॉर्डिंग बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बताई थी। लेकिन वीएससीपीआर थ्योरी ने जो हमें ज्योमेट्री बताई, वो अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताई, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिस पे बताई थी। इतनी चीज समझ में, वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताई थी। लेकिन वीएससीपीआर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को इतना फॉलो नहीं करता है, वो किसको फॉलो करता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन को फॉलो करता है। ठीक है, उनके सारे कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस पर रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अगली चीज ये बोल रहा है कि सेडविक एंड पॉवेल एक्सप्लेन द रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंशियल, but later Gillespie and Nyon explain the geometry and the shape of the molecule by bond pair and lone pair electron present in a valence shell of electron। वही चीज बोल रहा है कि सेडविक और पॉवेल ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे वैलेंस शेल पे प्रेजेंट है, वो क्या कराते हैं, रिपल्शन कराते हैं। और बाद में गिलिस्पी और नायोन ने इसी रिपल्शन के बेसिस पे क्या बताई, ज्योमेट्री के और शेप के बारे में बताया। इतनी चीज समझ में आए। वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया था, वेस्पर थ्योरी ने ज्योमेट्री और शेप किसके बेसिस पे बताया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे बताया। ओके, इतनी चीज आई ना क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, देखो, पोस्टुलेट्स जो है वो उनका क्या होता है, जो उनने कॉन्सेप्ट दिए अकॉर्डिंग टू उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आए वो होते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट ये बताते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इनने बोला कि जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पर शेप की बात कर रखे हैं, हमने ज्योमेट्री की बात नहीं की है। मैंने आपको पहले वीडियो पे बताया था, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बताया था ना, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पर वो शेप की बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करता है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वो रिपल्शन के बारे में, किसके भी रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। और ये जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, वो किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं।
तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आप तो क्या हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन से बने यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से बने नहीं होंगे, पेयर है यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से बने हैं मतलब कि क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा होगा जिसमें क्या है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दोनों नेगेटिव चार्ज जब साथ आ जाएंगे तो रिपल्शन कॉज करेंगे, तो इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल ईच अदर बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो वीएससीपीआर थ्योरी का था वो ये था, ये मैंने वाली वीडियो पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज themselves in such a way that there will be a मैक्सिमम नहीं, ये है मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। तो ये VSEPR थ्योरी ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर दें कि इनके बीच में क्या है, मिनिमम रिपल्शन आए। ओके, कैसे मिनिमम रिपल्शन आए, देखो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर हमने कंसिडर कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे क्या होता है अगर हम देखें तो इसमें दो बॉन्ड पेयर है और क्या है, दो लोन पेयर है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला दो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे बताया हुआ है। अब हमको पता है वाटर में दो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है। ओके, तो दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर को हमने अगर वाटर के मॉलिक्यूल में अरेंज करना है तो हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों को इस टाइप से ही अरेंज क्यों किया, ठीक है, अरेंज इसलिए किया क्योंकि इस केस में अगर हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया तो इस टाइम पे जो दो बॉन्ड पेयर है जो दो लोन पेयर है इनके बीच में क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या है, आप स्टेबल है, इनकी क्या है, मिनिमम एनर्जी है, इनके बीच में क्या है, रिपल्शन कम है। क्यों, अगर हम इसको इसी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिख लेते ऐसे, और यहीं पर को मैं दो H यानी कि यहीं पे लोन पेयर है यहीं पे बॉन्ड पेयर है, इनको मैं ऐसे दिखाती तो हमें पता है बॉन्ड पेयर जो है वो बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने पहले वीडियो पे बताई थी, क्या होता था, बॉन्ड पेयर होता था, दूसरा होता था लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो होते हैं ना, बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, ऐसे बने होते हैं यानी कि वो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड पेयर यही तो हुआ, सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई कार्बन है, कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। इस पे दो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। अब लोन पेयर में क्या होता था, कार्बन है इसके पास लोन पेयर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, साथ साथ अरेंज होंगे, ऐसे होंगे। अब आप देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इस लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा या बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर में होगा ना, क्योंकि क्या है, लोन पेयर में दोनों नेगेटिव चार्ज क्या है, साथ साथ प्रेजेंट है, और इनके बीच में नेगेटिव चार्ज साथ साथ प्रेजेंट है तो इनके बीच में क्या बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। किसके कंपेयर में, बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। क्यों, बॉन्ड पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सेपरेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर दो मैंने क्या करा रखे हैं, दो पेयर हैं किसके, लोन पेयर के। अब ये लोन पेयर पहले यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के साथ साथ इनके बगल में भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, ये चार इलेक्ट्रॉन साथ साथ हो गए। ठीक है, अब ये चार इलेक्ट्रॉन साथ साथ है तो सोचो यहाँ कितना रिपल्शन होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ इतना रिपल्शन होने की वजह से क्या, यहाँ पर को दो बॉन्ड पेयर है, अब ये बॉन्ड पेयर में कितना रिपल्शन फील होगा, क्योंकि यहाँ पर को तो चार इलेक्ट्रॉन है तो ये चार इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर में भी कुछ ना कुछ रिपल्शन फील कराएंगे। अब ये रिपल्शन फील कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि ये सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है अपने आप को मिनिमम रिपल्शन पे रखें। अब हमने इनको कुछ ऐसे अरेंज कर दिया, इसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ना इनको कुछ रिपल्शन फील हो रहा है क्योंकि ये भी डिस्टेंस में, ना इनको कोई रिपल्शन फील हो रहा है ना इनको कुछ रिपल्शन फील हो रहा है। ओके, तो VSEPR थ्योरी यही बोलती है कि हमको इलेक्ट्रॉन पेयर को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि हमको क्या कर रहा है, उनको क्या है, मिनिमम रिपल्शन फील हो और वो मिनिमम एनर्जी पर रहे और स्टेबल रहे। ओके, अब इन्होंने रिपल्शन का एक ऑर्डर दिया कि किस पे ज्यादा रिपल्शन होता है और किस पे कम। इनने बोला लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। क्यों, मैंने बताया लोन पेयर में क्यों होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पास पास है, दो इलेक्ट्रॉन पास पास है तो कितना ज्यादा रिपल्शन होगा। अब हम लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सोचो चार इलेक्ट्रॉन में कितना ज्यादा रिपल्शन होगा। ओके, उसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, देन लास्ट में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ये बोल रहा है lone pair repulsion is greater than the other interaction because lone pair electron जो lone pair है located at central atom and these repulsion effect result the deviation from the idealized shape and the change the bond angle। ठीक है, तो होता क्या है, लोन पेयर क्या है, सेंटर, ये चीज मैंने समझा दी, ठीक है, इसको बार बार नहीं बोलते, ये चीज हमने समझा दी और पहली वीडियो पे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझा रखा है।
ओके, तो ये थे इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब मेन चीज ये आती है कि अब हमने बात करना है इसके रूल्स। ठीक है, रूल्स मतलब कि हमको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना होगा, क्योंकि तभी इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में है, कि हमको गिने चुने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। देखो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना होता हमको, शेप, ज्योमेट्री, हमने हाइब्रिडाइजेशन, डायमैग्नेटिक बिहेवियर मतलब जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, तो वो तो हम आगे करेंगे, पहले अभी हम यहाँ रूल्स देखते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स 5 रूल है आई थिंक। तो पहला रूल क्या बोलता है, देखो रूल नंबर फर्स्ट है, इफ द सेंट्रल मेटल एटम आयन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है अगर सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम, जैसे वाटर ले लिया, इसका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आती है ना। इफ द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ एन आयन एटम, if the central metal atom ion of a molecule is surrounded by only bonded pair of electron, ये सिर्फ क्या है, bonded pair of electron से surrounded है, lone pair से नहीं। मतलब जैसे अगर मैंने फर्स्ट पे बताया था मीथेन है, दूसरा वाटर, दोनों में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन मीथेन में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। ये निकालना ही मैंने बताया था। तो ये चीज हम समझ गए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके क्या है, सेंट्रल मेटल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोई भी नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पर जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो रेगुलर होगी। ज्योमेट्री रेगुलर होने का मतलब क्या था, मैंने आपको पहली वीडियो पे तभी समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारा, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन से हमने ज्योमेट्री निकाल दी, लेकिन ज्योमेट्री के साथ साथ शेप में, एंगल में चेंज आता है, किसकी वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। लोन पेयर क्या करता है, थोड़ा रिपल्शन कराता है, रिपल्शन कराने की वजह से क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है इसके एंगल पे और इसके शेप पे। तो वही बोल रहा है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर मतलब लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी, जैसी थी वैसी रहेगी, ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आया। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो पे यही चीज बोली थी ना, मीथेन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वाटर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों की ज्योमेट्री जो है वो हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप में अंतर आ जाएगा, दोनों का शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, और दोनों के बॉन्ड एंगल में भी डिफरेंस है, इसका कितना है 109 आइडियल बॉन्ड एंगल है, लेकिन वाटर का क्या है 105 है। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा। ठीक है, इनके रिपल्शन की वजह से कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा। तो वही बोल रहा है अगर हमारे पास कोई एटम ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, ज्योमेट्री को रेगुलर लेना है, जैसी है वैसी रहेंगी। कैसे, अगर किसी मॉलिक्यूल में देखो हमने क्या बोला, अगर दो हमारा z इज इक्वल टू 2 निकलता है, z मैंने बताया था वहां फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर होगा, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर z इज इक्वल टू हमारा 3 होगा, इस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, 3 मतलब एक s और 2p यानी कि 3, और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू 4 हुआ तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, z इज इक्वल टू 5, 5 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, सॉरी sp3d, हाँ, और हमारा जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और z इज इक्वल टू 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि ये उन केस में होगा जिस केस में क्या है, सिर्फ हमारे पास बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कोई भी लोन, सब बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा मीथेन हो गया, और भी एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारे रूल, दूसरा रूल क्या है, when the central metal atom in a molecule is surrounded by both lone pair and bond pair, thus the molecule doesn't have a regular geometry। देखो ज्योमेट्री नहीं होगा, ये होगा शेप। ठीक है, ज्योमेट्री तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन क्या होगा, शेप में चेंज आएगा। अगर ये बोल रहा है अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों है, उस केस में क्या है, हमारे शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, शेप रेगुलर नहीं रहेगा, ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी लेकिन शेप रेगुलर नहीं रहेगा। ज्योमेट्री और शेप में भी डिफरेंस बताया था। ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जो दोनों के बेसिस पर बनती है वो क्या होता है, ज्योमेट्री। शेप क्या होता है, सिर्फ हमारे बॉन्ड पेयर के बेसिस पर बनती है। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो पे समझाया था। अब क्या बोला, द डिस्टॉ, अब देखो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, क्या बोला, when the central metal atom in a molecule is surrounded by both bond pair and lone pair,
उस केस पे क्या होगा, हमारा जो शेप है वो रेगुलर नहीं रहेगा। कैसे रेगुलर नहीं रहेगा? ओके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर को दिखाया हुआ है, एक है SF4, दूसरा है हमारा BrF3। ओके, दो मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, S सल्फर किसकी फैमिली में आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0 0 हो गया, और फिर प्लस करना होता है हमने मोनोवैलेंट एटम, तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम हुआ, यानी कि प्लस कर देंगे हम लोग 4। ओके, तो Z इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 + 4 हो गया 10, और सॉरी यहाँ पर था हाफ ना, हाफ। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया, 5। ओके, ये आया 5। अब क्या होगा, 5 मतलब क्या हो गया, इस पे क्या होने चाहिए, 5 किसका कॉम्बिनेशन होगा, बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का। ठीक है, 5 हमारा क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका, sp3, 3 1 4 हो गया, और D। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3D। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो 5 है वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने बताई थी, ज्योमेट्री जो है वो किसकी कॉम्बिनेशन होती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन होती है। तो बॉन्ड पेयर तो हमको साफ साफ दिख रहा है, एस ने फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 4 बनाए, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो लोन पेयर कितने बचे, ओवरऑल 5 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर कितने होंगे, 1। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो SF4 मॉलिक्यूल है कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होगी, sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री तो वही है, लेकिन इसका शेप जो है वो कुछ और होगा। शेप कैसा होगा, शेप डिपेंड करेगा सिर्फ इसके बॉन्ड पेयर पे। हम इसका शेप कैसे बताएंगे, देखो SF4 है, यानी कि 4 F लगे होंगे, 1 F 2 F 3 F 4 F, 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर, यानी कि एक यहाँ पर को क्या आएगा, लोन पेयर। ओके, अब देखो ये तो इसका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम जब इसका शेप देखेंगे, शेप में हम क्या करेंगे, इसका लोन पेयर को नहीं देखेंगे, ये हमने नहीं देखना, हम बस इसका नीचे का जो ये इसके बॉन्ड पेयर है उसको देखेंगे। बॉन्ड पेयर को देख के हमको कैसा लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर सी सॉ जैसा। ओके, शी सॉ जैसा, तो हम इसका शेप क्या बोलेंगे, शीशा, और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ओके, अब ऐसे अगर मैं दूसरा कंपाउंड आपको दिखाऊं, इस पे क्या है, BrF4F3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, Br मतलब हेलोजन के लिए आ जाएगा, यानी कि हाफ, हाफ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, Br का कितना होता है, वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, हेलोजन का 7 होता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन यानी कि 3। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, 7 + 3 हो जाता है 10, तो यहाँ पे भी Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो Z इज इक्वल टू यहाँ भी 5, Z इज इक्वल टू यहाँ भी 5, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो वही हुआ, sp3d हो जाएगा, तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, लेकिन शेप क्या होगा, अलग होगा। क्यों, इस पे क्या हो जाएगा, शेप कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि इस पे ना बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने, पहले हमने वो देखना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, इस पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने हैं, 2। अब आप देखो यहाँ सब कुछ सेम है, ज्योमेट्री क्या है, दोनों की सेम है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, ज्योमेट्री भी क्या है, इन दोनों की सेम है, लेकिन जो हमारा शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पे। तो बॉन्ड पेयर यहाँ 3 है और बॉन्ड पेयर यहाँ 4 है, तो 4 के बेसिस पे इसका शेप हो गया सीसॉ, लेकिन जब यहाँ 3 है तो 3 में इनका शेप कैसा होगा, देखो BF3 BrF5 F3 को हम कैसे लिखेंगे, BrF3 यहाँ पर लग गए और 2 Br लोन पेयर ऐसे लग गए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप होगा कुछ टी शेप के अप्रोक्स, टी शेप जैसा। ठीक है, तो समझ में आए, तो वो यही चीज समझा रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, देखो किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है, तो हमारा शेप क्या करेगा, वरी करते रहेगा, शेप कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ 4 है, सब चीजें सेम है, लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर क्या है, 4 है, और यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, तो इनका शेप क्या हो गया, वरी कर गया। समझ में आया इतनी चीज, तो ये बताया था VSEPR ने। ठीक है, अब बोल रहा है देखो, द डिस्टॉर्शन इन अ शेप इज कॉज्ड ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहले वीडियो पे भी बताया कि हमारा क्या है, बॉन्ड लोन पेयर की वजह से हमारा बॉन्ड पेयर पे बॉन्ड एंगल पे कैसे चेंज आता है। ठीक है, अब मैं ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ नहीं बता रही हूँ कि लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा चेंज आता है, और बॉन्ड एंगल में चेंज आता है तो पूरा शेप ही चेंज हो जाता है।
समझ में आ रहा? ये सब एक ही साथ कोरिलेट कर रहे हैं कि लोन पेयर में अगर चेंज आ रहा है तो बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है तो शेप पूरा बदल जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, द डिस्टॉर्शन इन शेप इज कॉज्ड बाय द अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ only one positive central required more space with greater density to closer to a central atom. In case the lone pair of electron the electron repel one another. ये देखो, ये पूरी थ्योरी वही चीज बोल रही है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अगर लोन पेयर है उस पर क्या होता है, ज्यादा रिपल्शन होता है, जो मैंने ऊपर समझाया बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। ठीक है, और इस लोन पेयर में चेंज आने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, और बॉन्ड एंगल चेंज होने की वजह से क्या है, हमारे पूरे मॉलिक्यूल का शेप ही बिगड़ जा रहा है। ठीक है, शेप में ही चेंज आता है। ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से क्या है, इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से अराइज हो रहा है। तो इसीलिए हमारी VSEPR थ्योरी आई थी। VSEPR थ्योरी ने इसके बारे में बात की थी। मतलब देखो, VBT वगैरह आई थी, VBT ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट में क्या आई थी, प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या कुछ एक्सेप्शन वगैरह आ रहे थे। तो VSEPR थ्योरी ने इसी को क्लियर किया है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारा लोन पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर है, मेनली लोन पेयर की बात की थी। लोन पेयर की वजह से क्या है, कुछ रिपल्शन फील हो रहा है, रिपल्शन के लोन पेयर की वजह, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से क्या है, पूरा बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, बॉन्ड एंगल में चेंज आने की वजह से शेप बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ऑर्डर दिए कि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में देन, एंड बॉन्ड पेयर, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। ये था हमारा दूसरा रूल। ठीक है, पहला रूल हमारा समझ में आ गया, दूसरा रूल ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रूल थर्ड। ओके, रूल थर्ड क्या बोलता है, देखिए रूल थर्ड में हमारे पास 3 केस हैं। ओके, 3 केस पढ़ने हैं हमने। पहला केस ये है, ये बोल रहा है अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसपे क्या है, जैसे सपोज कीजिए ये बी, हमारे जो 2 बी है ये हमारा क्या है, सराउंडिंग एटम है, और ए हमारा सेंट्रल एटम है। इस केस पे अगर क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस होगा विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। अगर हमारे पास कुछ ऐसे एटम है, मतलब कि आप ऐसा कंसीडर, कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ कहीं सराउंडिंग एटम है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है अगर हम लोग क्या करें, सराउंडिंग एटम के अगर हम लोग सीरीज वाइज सेम, सेंट्रल एटम हमारा सेम है, लेकिन हमारे क्या सराउंडिंग एटम क्या है, साथ साथ चेंज होते जा रहे हो। चेंज कैसे हो रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर को हैलोजन फैमिली रख दिया। ठीक है, पहले हमने रखा फ्लोरीन, देन रखा क्लोरीन, सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन क्या सराउंडिंग एटम चेंज हो रहे हैं। इस केस पे क्या है, हमारे रेगुलर क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होते रहेगा जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, देखो हुआ क्या था ना, देखो हमको क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिसपे क्या है, सराउंडिंग एटम, ये जो सराउंडिंग एटम है जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाएगी तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है किसके बीच का, जो सेंट्रल एटम और जो हमारा सराउंडिंग एटम होता है, कोई भी कंसीडर कर लीजिए, सबका बराबर होगा। ठीक है, बी ए, ये इस बी और इस ए का भी अगर आप करेंगे तो वो भी बराबर होगा। तो ये बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल इस बी ए का बॉन्ड एंगल क्या है, वो डिक्रीज होते जाएगा, रेगुलर डिक्रीज होगा। ओके, कैसे होगा, आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से, ये क्या बोल रहा है, देखिए ठीक है, हमारा ये क्या है, यहाँ पर को पी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सब में हमारा पी सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है ये चेंज हो रहा है। जैसे पी F5 था, F3 था, देन PCl5 हुआ, एंड देन PBr3 हुआ है, देन PI3 हुआ। ओके, यानी कि सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सराउंडिंग एटम चेंज कैसे हो रहा है, आपको पता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, सीरीज में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने बोला अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, अगर हम PCl5 से PCl3 से PCl5 PBr3 PI3 में जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो हमारा बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, सॉरी, तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए इंक्रीज। ओके, समझ में आया, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके केस में, अगर हम लोग किसके सराउंडिंग एटम की बात करें, सराउंडिंग एटम की अगर हम बात करें उनके केस पे। ओके, एग्जांपल देख लिया आपने, पीसी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन के केस पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा PCl5 के कंपेयर में।
ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ को जाने में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके केस में, ये याद रखना कि जब हम सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में हम लोग किसकी बात करेंगे, हमारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने की बात करेंगे। तो इस पे ये ध्यान रखो, जब हम लोग सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंक्रीज करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या है, डिक्रीज होगा। ओके, अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर एक और केस दिया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है कि अमोनिया, और अगर आपको NF3 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि सीधे यही क्वेश्चन आएंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाई NF3 का बॉन्ड एंगल जो है वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू NF3 के कंपेयर में। इसका रीजन वही हो गया, क्यों, इसके केस में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग सॉरी जो एटम है, वो हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी मैंने बताया था ना, बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा सराउंडिंग एटम के केस में। ओके, अब इसका रीजन ये रहता है ना, देखो रीजन मैं आपको बताऊं तो देखो, सपोज यहाँ पर है NF3, ठीक है, आप इसको कैसे कंसिडर करें, NF3, ओके, NF3 भी कुछ ऐसा ही होगा। NF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सेम चीज निकलेगी हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, क्यों sp3 होगा, क्योंकि NH3 का भी तो sp3 होता था। इस पे भी क्या है, N सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम जो हमारे मोनोवेलेंट एटम, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, ना कोई इस पे चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज है। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। अब देखो इसका Z कितना आया होगा, Z आया होगा इसका 4। ठीक है, मैं आपको पूरा ही निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम NF3 का ही केस लेके चलते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, अब हम NF3 लें, NF3, ओके, इसका क्या होगा, Z इज इक्वल कितना होगा, हाफ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, सॉरी ये इनटू में है यहाँ पर को 5, और कोई मोनोवैलेंट एटम है, 3 मोनोवैलेंट एटम है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हो जाएगा ये हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z इज इक्वल टू कितना होगा, 4। ठीक है, Z इज इक्वल टू 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। ओके, sp3 क्यों, 3 p के पास चला गया, एक हमारा s ने दिया तो sp3, तो 4 हो गया ना sp3। ओके, अब मैंने बताया ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इससे हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का पता कर सकते हैं, कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है। अब देखो NF3 में हमको साफ साफ अपेयर होता है कि NF3 में कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर कितने बच गए, 1 हो गए। ठीक है, सेम अमोनिया का केस है। तो अगर मैं NF3 का स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो NF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3 फ्लोरीन एटम है, 1 2 3, ओके, और एक क्या है, लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, अब हमने बोला हम यहाँ पर कुछ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देखो होता क्या था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, बट फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर को मैं इसका केस भी बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर को मैं अमोनिया का केस भी बनाती हूँ। ओके, अमोनिया के केस पे क्या है, N है, यहाँ पर को H है, ये भी H है और यहाँ पे भी H है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर को रिपल्शन लग के हमारा फाइनल स्ट्रक्चर गया है, जिसकी वजह से हमें बॉन्ड एंगल 107 मिल गया। ठीक है, यहाँ भी रिपल्शन होके ये हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, ये तो हो गया, रिपल्शन वाला केस तो यहाँ हो गया। उसके बाद क्या केस आ रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर को हाइड्रोजन है सराउंडिंग में, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों के बीच में शेयर है। ठीक है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जो एक नाइट्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन के पास है। बट इस केस में क्या है, फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहने के बजाय क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास आ जाएगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के पास आ जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन के पास आने की वजह से क्या होगा, हमारे नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का क्या होगा, यहाँ पर को थोड़ा रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ रिपल्शन वगैरह हो गया, थोड़ा इससे रिपल्शन हुआ, एक्चुअल में इसका 109 होना चाहिए था, ठीक है, ये तो चीज तो बताई मैंने 109 होना चाहिए, लेकिन इसके रिपल्शन की वजह से ये जो हाइड्रोजन के दो ये थे एटम थे, ये थोड़े डाउन में आ गए, ठीक है, थोड़े बेंट हो गए, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से 107 में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब इस केस में ये है कि इसका भी 109 हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर को फ्लोरीन एटम अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके साथ इसका रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा रिपल्शन और होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल फिर थोड़ा बेंट हो जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल 107 जो होना चाहिए था उसके बदले क्या हो जाएगा, 102.3 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज समझ में है? तो इसका रीजन यही है, ठीक है। और ये चीज ध्यान पर रखना कि हमने क्या बोला, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ओके। अब ऐसा ही केस दूसरा भी है, दूसरे केस में ये बोल रहा है, देखो सेम यहाँ पर को मैंने पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद इंक्रीज इन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी द एवरेज पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम फार फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम, दूर सेंट्रल मेटल एटम से दूर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। सो द रिपल्शन एक्सिक्यूटेड बाय द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एटम ए डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। दूसरा केस हमारा ये बोल रहा है व्हेन द आउटर एटम रिमेन्स द सेम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम चेंज। अब एक केस ऐसा आया कि हमारे बी ए बी में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। वैसे सीरीज वाइज तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहले वाले केस पे क्या था, जो हमारा बॉन्ड एंगल था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जब हम सराउंडिंग एटम की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है। अब ये देखो पूरा मैंने यहाँ थ्योरी पर लिखा हुआ, आप ये पढ़ लेना, मैं आपको सीधे समझा देती हूँ, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो यहाँ पर को मैंने लिखा हुआ है बी ए बी है, इसका ए का हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर को मैं ए बी और बी ले लेती हूँ, ठीक है। इसके केस पे क्या हुआ, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इसने क्या करेंगे, अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ए के पास क्या हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे, और बी यहाँ ही रहेगा, ओके। क्योंकि क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ए ने अट्रैक्ट कर लिए, ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर को इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन इतना सारा होने की वजह से क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो इस केस पे आपको लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो ही बॉन्ड है, अब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो आप ये वाला बॉन्ड एंगल देखेंगे ना, पहले इतना था, अब इनने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन किया, तो जिसकी वजह से क्या, ये बॉन्ड क्या है, यहाँ होने के बजाय यहाँ को शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे, ऐसे ये नीचे को आ जाएंगे, यहाँ पर को रिपल्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल इतना था पहले, ये देखो इतना था, अब कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, अब कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, इतना पूरा हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, दिख रहा होगा आई थिंक। पहले ये था, देखो पहले कहाँ था, ये था इतना, ठीक है, ये था, उसके बाद जब ये बेंट हुआ तो इसका बॉन्ड एंगल पूरा इतना हो गया, तो बॉन्ड एंगल में इंक्रीज हुआ ना, तो यही चीज देखने वाली है, अगर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज होगा, ओके। तो आपको मैंने तो ये एग्जांपल दिया, पेपर में आपको कोई भी एग्जांपल आ सकता है, पूरा ऐसा सीरीज में ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स दिए और रीजन पूछा होगी बॉन्ड एंगल इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, ओके। आ जाते हैं, ठीक है, आप पेपर चेक करना, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। तो इसका रीजन आपको मैंने रीजन समझा दिया, तो आप यहाँ पे को रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर को मैंने थोड़ा थ्योरी वाइज लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। केस थर्ड, ओके। अब केस थर्ड क्या है, देखो केस थर्ड भी इनसे मिलता जुलता है, ये बोलता है इफ द साइज ऑफ, देखो पहले मैं बताती हूँ, ये ऐसा बोलता है कि अगर हम लोग
सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज करें, क्या करें, सेंट्रल मेटल एटम का क्या करें, साइज हमारा क्या हो, अगर इंक्रीज हो रहा हो, जैसे हम लोग कोई फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन फैमिली ले लिया, तो पहला क्या आ जाता है हमारा, ऑक्सीजन आ जाता है, देन सल्फर आ जाता है, देन सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये हो गए। अब क्या है, इनको यहां से यहां जाते समय क्या हो रहा है, मैं बहुत गंदा लिख रही हूँ, यहां से यहां जाते समय क्या हो रहा है, इनका साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके, साइज इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन देखो, बहुत सिंपल रीजन है कि देखो, अगर हम लोग ऑक्सीजन और पोलोनियम की बात करें, किसका साइज छोटा है, ऑक्सीजन, हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का साइज ये, पोलोनियम का साइज ये, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, अगर हम लोग ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखेंगे, सपोज इसके पास सपोज इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, इसका साइज इतना छोटा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर को रिपल्शन जो है वो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके केस में जो रिपल्शन है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। अब रिपल्शन ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल में चेंज कितना आएगा, बॉन्ड एंगल भी तो रिपल्शन से चेंज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके केस में रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, चेंज नहीं आता है, ओके, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, और यहाँ पर को बॉन्ड एंगल में कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसका रीजन पता चल गया, साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा फील होगा, यहाँ रिपल्शन कम फील होगा। रिपल्शन ज्यादा फील होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन है तो बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा बेंट होंगे, ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और इसके उसमें बॉन्ड एंगल में ज्यादा चेंज नहीं आता है, ओके। इसका रीजन यहाँ पर को बताया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है, if the size of central metal atom increases, the electron pair are at greater distance फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो इनके बीच में डिस्टेंस है, रिपल्शन फील ही नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल में चेंज क्यों आएगा, ठीक है। दिस लेड टू ए स्मॉल रिपल्सिव इफेक्ट बाय द लोन पेयर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज, मतलब डिक्रीज मतलब कि इतना कोई चेंज नहीं। अब देखो यहाँ पर कोई रिपल्शन हमको फील हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा हो जा रहा है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। रीजन यही है, क्योंकि इस देखो आपको कुछ ऐसा ट्रेंड दिया हुआ है जिसमें क्या है, सेंटर जो फर्स्ट का जो एलिमेंट्स है इनके बॉन्ड एंगल ज्यादा है, लास्ट वाले के कम है, तो इसका रीजन यही है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, और उनके बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन इनका साइज तो बड़ा है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को क्या आसान से, मतलब उनको फ्री है, मतलब उनको बहुत जगह ज्यादा स्पेस है, तो क्या होंगे, उनके बीच में रिपल्शन ही नहीं है, उनके बीच में लड़ाई नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे स्टार्टिंग के ये रहेंगे एलिमेंट्स रहेंगे, इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और इनका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो रीजन ये दे देना है, ठीक है। अगली चीज, लास्ट है हमारा चौथा रूल है कि द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड आर लार्जर एज कंपेयर टू दोज इन्वॉल्विंग ए सिंगल बॉन्ड। तो बोल रहा है कोई भी बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल है, अगर उस पे क्या है, कोई कंपाउंड है जिसपे क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, उस केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है। कोई कंपाउंड है, हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी ए ले लिया, ठीक है, ए बी ए में ये डबल बॉन्ड है, और दूसरा मैंने ए बी ए ले लिया जिसके बीच में यहाँ पर को सिंगल बॉन्ड है, तो इस केस में हम देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होना चाहिए इसके बॉन्ड एंगल से। समझ में आया? इसका रीजन क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जब आप ये रूल लिखेंगे तो आपको इसका एग्जांपल भी आना चाहिए ना। देखो इसका एग्जांपल है आपका, यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया क्योंकि मेरे को लिख रही हूँ तो बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, ठीक है, तो इसका रीजन है ये, ओके। तो देखो इसके केस में क्या हुआ, देखो हमारे पास दो कंपाउंड है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि यहाँ पर को कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर को बोरोन और फ्लोरीन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया किसी भी कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस केस पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर को क्या है, बॉन्ड एंगल 120 का है, सब कुछ सेम है, यहाँ पर को क्या है, बॉन्ड एंगल 120 का है, लेकिन इसके केस में बॉन्ड एंगल कितना है, 126, यानी कि 6 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। अब ये क्या, इसलिए ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है और इसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है कि मल्टीपल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और सिंगल बॉन्ड में कम होता है? सिंपल सा रीजन है, इसका रीजन क्या है, देखो अगर आप बॉन्ड लेंथ की, पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन बॉन्ड लेंथ के लिए आता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर को बताऊं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, अप्रॉक्स है 126 ppm, ओके, ppm, ठीक है। और इसके केस में बोरो जो हमारा ये है बी और एफ है,
इनके बीच में अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ देखें तो ये है 135 ppm, ठीक है। अब आप देख सकते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, सेकंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है किससे, डबल बॉन्ड से, ये तो हमें पता है। और डबल बॉन्ड की बात क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का साइज क्या होता है, सबसे छोटा, देन डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर को डबल बॉन्ड का साइज छोटा है, छोटे साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में पहले तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में इनके यहाँ क्या लंबी डिस्टेंस है, और यहाँ पर को क्या है, डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, सिंपल सी बात है, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये चीज समझ में, पहला रीजन तो है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर को देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को दो इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है, इस पे तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर को क्या है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बॉन्ड, डबल बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होते तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर को और ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन फील होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ आपको आई थिंक घिचर पिचर होगी है, तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर कोई रीजन लिखा हुआ है, द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग द मल्टीपल बॉन्ड आर लार्जर एज कंपेयर टू दोज इन्वॉल्विंग ए सिंगल बॉन्ड, द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल डजंट अफेक्ट बाय द मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो ये था हमारा क्या था, VSEPR, ठीक है। तो देखो VSEPR में हमारी दो वीडियोस होगी, पहले हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरे हमारे रूल्स और पॉस्टुलेट। ओके, अब देखो अगली वीडियो पे हमारी रहेगी लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ VSEPR थ्योरी, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। लिमिटेशंस भी पूछी जाती है, सिग्निफिकेंस लिखा नहीं है लेकिन पूछी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और जितनी भी चीजें लिखी हुई है, देखो एग्जाम्पल वो जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर को लिखा है या जो बुक में लिखे हुए हैं, बट क्या एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या होगा, इसका रीजन पता होगा तो आप एग्जाम्पल का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके।